फौजी बेटे का पत्र पार्ट फर्स्ट। सीता की तबीयत आज सुबह से ही कुछ नासाज थी। न बुखार था, न जुकाम, न सिर दर्द, न जिस्म टूट रहा था। फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लगभग 10 बजे पति दफ्तर गए और बिटिया पीहू कॉलेज चली गई। सीता ने थोड़ा विश्राम किया, लेकिन शारीरिक परिस्थिति में कुछ परिवर्तन न होते देख उन्होंने कॉलेज में फ़ोन किया और प्रिंसिपल से 1 दिन की छुट्टी मांग ली। हल्का सा भोजन कर वे लेटने ही वाली थीं कि घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर डाकिया खड़ा था। उसने सीता को एक मोटा सा लिफाफा दिया और दूसरे फ्लैट की ओर मुड़ गया। सीता ने दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से अपने शयन कक्ष में आईं। लिफाफे पर उन्हीं का पता लिखा था और पीछे की ओर खत भेजने वाले ने अपना पता लिखा था। हिंदी IC 3480 कैप्टन सचिन कुमार द्वारा 56 APO। सीता हस्ताक्षर से अच्छी तरह परिचित थीं। अक्षरों को हल्के से चूमते हुए उन्होंने अधीर हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 3-4 मैले से मुड़े हुए पन्ने थे। पत्र काफी लंबा था। वे आराम से लेट गईं और पत्र पढ़ने लगीं। मेरी प्यारी माँ, प्रणाम। काफी दिनों से मेरा पत्र न आने से आप मुझसे खफा अवश्य होंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरा पत्र देखते ही आपने उसे कलेजे से लगाकर धीरे से चूम कर कहा होगा, सचिन मेरे बेटे। माँ, यह लिखते समय मैं यह महसूस कर रहा हूँ जैसे आप यहाँ मेरे पास हैं और मेरे गालों को हल्के से चूम रही हैं। दरअसल जब मैं छोटा था तो आप रोज मुझे सुलाते समय मेरे गालों को चूम कर कहा करती थी, कैसा पगला राजा बेटा है मेरा बेटा। सो जा मुन्ने, आराम से सो जा, कल स्कूल जाना है। सच्चू मेरे बेटे को जल्दी उठना है ना, स्कूल जाना है, अब सो भी जा बेटे। और फिर मैं शीघ्र ही सपनों के देश में पहुंच जाता था। दिन भर स्कूल में मस्ती, शाम को क्रिकेट और उसके बाद तालाब में भरपूर तैरने के बाद रात को जब मैं खाने की मेज पर बैठता तब आप मुझे डांट कर दुलार कर किसी तरह खाना खिलाती थीं। अरे हाँ, याद आया माँ, कल मुझे सचमुच ही बहुत जल्दी उठना है। जल्दी यानी ठीक 2 बजे। हाँ माँ, सच कह रहा हूँ, सचमुच सुबह 2 बजे। काम ही कुछ ऐसा है कि उठना ही पड़ेगा। वैसे इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन माँ मुझे नींद ही नहीं आ रही है। लगभग 8 बजे से मैं करवटें बदल रहा हूँ, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर है। इस वक्त मैं बहुत उत्तेजित हूँ माँ, किसी से बातें करने को मन कर रहा है और यहाँ मैं अकेला हूँ। नींद की प्रतीक्षा करते हुए हृदय में यादों का बवंडर उठ रहा है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा। यादों के बवंडर में बचपन याद आया, आप याद आईं और आंखें नम हुईं। मैं उठा और अपना झोला खोला, नीचे ठूंसे हुए कुछ मैले से मुड़े हुए कागज निकाले, सिलवटें ठीक की, धीरे से झोले की आड़ लेकर टॉर्च जलाई और लिखा, मेरी प्यारी माँ। माँ, यहाँ पर रात को रोशनी करना मना है। अगर सावधानी न बरती जाए तो गोली चल जाती है माँ। माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें मैले मुड़े हुए कागज नहीं भाते, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है माँ। आज आप कृपया मेरी भाषा पर न हंसें। जो भी मैंने लिखा है पढ़ लें। मैं आप जैसा हिंदी का प्रधानाध्यापक तो हूँ नहीं, मैं तो एक फौजी हूँ, एक फौजी कप्तान। बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप का सचिन कुमार, एक युवा कप्तान। अरे हाँ, इस कप्तान शब्द से कुछ याद आया। 8वीं उत्तीर्ण होकर मैं 9वीं में दाखिल हुआ था।
शाम का समय था। मैं क्रिकेट खेलने के लिए निकलने ही वाला था कि हेडमास्टर जी आ धमके थे। उन्होंने मुझे रोका और आपसे कहा, सीता जी, कृपया अपने पुत्र को संभालिए। दिन भर शरारतें करता है, पढ़ता ही नहीं है। बहन जी, यह आपका बेटा है, एक प्रधानाध्यापिका का बेटा। इसलिए मैंने इस वर्ष इसे किसी भी तरह उत्तीर्ण किया है, अन्यथा आपका लाडला फेल हो जाता। लेकिन अगले वर्ष मैं सहायता नहीं कर सकूंगा। क्षमा करें, आप जाने और आपका बेटा जाने। यह सब सुनकर आप आग बबूला हो उठी और मुझे डांटते हुए बोली, सचिन, शर्म करो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, यहीं रहो और चौपाटी पर पानी पूरी की दुकान खोल लो। बेशर्म कहीं के। और आपे से बाहर होकर आपने मुझे पहली बार मारा था। गालों पर आपकी उंगलियों के निशान लेकर मैं चीखते हुए बाहर निकला था कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बंदूक चलानी है, फौज में जाना है, कप्तान बनना है। ओह माँ, ठंड के मारे लिखते लिखते उंगलियां जाम हो गई हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि क्या बताऊं। अब इस मार्च के महीने में तो कुछ कम है, लेकिन ठंड के मौसम में मुंह से शब्द बाहर निकलते ही जमकर बर्फ हो जाते हैं। माँ, एक बार आप यहाँ आइए, 1000 फुट की ऊंचाई पर, तब आपको पता चलेगा कि ठंड किसे कहते हैं और बर्फ क्या होती है। वैसे अब बर्फ काफी हद तक पिघल गई है। पहाड़ों के पत्थर, दरख्तों की शाखाएं और यहाँ वहाँ हरी घास भी दिख रही है। नजदीक बहने वाली हिम नदी से पानी बहने की आवाज बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे से आ रही है। हिम नदी पर अभी भी बर्फ की मोटी सतह है, लेकिन उसके नीचे तेज बहता हुआ बर्फीला पानी है। परंतु बर्फ की ऊपरी सतह में कहीं कहीं दरारें पड़ गई हैं और बर्फ पिघलने से छोटे बड़े छेद भी प्रकृति ने बना दिए हैं। दृश्य बड़ा ही मनोहारी है माँ, लेकिन हिम नदी के उस छोर पर दुश्मन बैठा है माँ। नदी का पाट बड़ा नहीं है, किंतु दूसरे किनारे पर एक ऊंचा पहाड़ है। उस पर्वत के बीच से एक चोटी बाहर निकली है, तोते की चोंच जैसी, और चोंच में दुश्मन बैठा है, बिल्कुल हमारे सिर पर, हमें हर क्षण घूरता हुआ। हमारी जरा सी आहट होते ही हमारी तरफ गोलियों की बौछार करता हुआ। हमें आगे बढ़ना है, उस चोंच को तहस नहस करना है और दुश्मन का सफाया कर सामने वाली घाटी को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाकर अपना तिरंगा वहां लहराना है। काम आसान नहीं है माँ। हम यहाँ से एक गज भी आगे नहीं बढ़ सकते। दुश्मन के पास मशीन गनें तो हैं ही, शक्तिशाली तोपें भी हैं, जिनसे वे हवाई जहाज को भी भगा सकते हैं अथवा मार गिरा सकते हैं। परिस्थिति गंभीर है। दुश्मन का सफाया करने के लिए, इस चोटी को बारूद से उड़ाने के लिए ब्रिगेड ने हमारी इंजीनियर्स कंपनी को यहाँ भेजा है। हम यहाँ लगभग 20 दिनों से बैठे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेकिन यहाँ आते ही हमने कोशिश शुरू कर दी थी। 15 दिन पहले मेरा वरिष्ठ अफसर मेजर दयाल अपने 8 जवानों को लेकर आधी रात को हिम नदी पर चल पड़ा। सब जवानों ने सफ़ेद वर्दी पहन रखी थी, जूते भी सफ़ेद थे। हिम नदी पूरी तरह बर्फीली थी। मेजर दयाल आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि ऊपर से फायरिंग शुरू हुई। सबने बर्फ में छिपकर अपनी जान बचाई और उसी समय मेजर दयाल के अर्दली सिपाही राम सिंह को फायरिंग की वजह मालूम हुई।
मेजर की सफ़ेद जर्सी के गले के नीचे एक काला पट्टा था। राम सिंह ने अपनी जर्सी साहब को दे दी और उनकी खुद पहन ली। फिर दुश्मन को चकमा देने के लिए खुद एक रास्ते से और बाकी जवानों को दूसरे रास्ते से पीछे हटने को कहा। 2 घंटे बाद सब लौट आए, लेकिन सिपाही राम सिंह। खैर, इन 20 दिनों में परिस्थिति काफ़ी बदल गई है। बर्फ़ काफ़ी पिघल गई है और हिमनदी की ऊपरी बर्फीली सतह में गड्ढे पड़ गए हैं। बर्फ़ की ऊपरी सतह और नीचे बहने वाली पानी के मध्य कुदरत ने काफ़ी जगह बना दी है। इसी जगह का फ़ायदा उठाते हुए बर्फ़ की सतह से नीचे दुश्मन की नज़रों से बचकर तेज बहते हुए बर्फीले पानी को चीर कर हमें दूसरे तट पर पहुंचना है। माँ, पानी इतना ठंडा है कि अगर आदमी असावधानी से गिर पड़े तो कुछ ही क्षणों में जमकर वह आइसक्रीम बन जाएगा। लेकिन 3 दिन पहले ही हमें दिल्ली से बर्फीले पानी में तैरने के लिए विशिष्ट पोशाक मिली है। साथ में पानी में रहकर भी गीला न होने वाला गोला बारूद, बंदूकें, टॉर्च, प्लास्टिक के झोले और खाने की डिब्बाबंद वस्तुएं भी मिली हैं। माँ, जिस क्षण की प्रतीक्षा हर फौजी को होती है, वह क्षण आज मेरे जीवन में आया है। जिस क्षण के लिए हम फौज में भर्ती होते हैं, प्रशिक्षण पाते हैं, वेतन पाते हैं, वह क्षण अब मुझसे थोड़ी ही दूरी पर है। मुझे उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है। इसीलिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। आज दोपहर को इस मिशन के लिए मेरा चयन हुआ है, जिसे हमने ऑपरेशन भारत नाम दिया है। हाँ तो माँ, अब थोड़ी ही देर बाद रात के ठीक 2 बजे मैं वह विशिष्ट पोशाक पहनकर हिमनदी में बनी दरार के जरिए पानी में कूदूंगा। तेज बहते हुए पानी को किसी तरह चीरकर चट्टानों, पत्थरों और बर्फ का सहारा लेकर नदी का दूसरा किनारा पकड़ूंगा और सावधानी से किसी दूसरी दरार से बाहर निकलूंगा। मेरी कमर में बंधी लंबी रस्सी का सहारा लेकर मेरे 4 जवान हथियार, गोला बारूद और बम लेकर मेरे पास आएंगे। उसके बाद उस चोटी के नीचे बारूद भरकर हम उसे उड़ा देंगे। संयोग से दूसरे तट पर खड़े हुए मनुष्य को दुश्मन देख नहीं सकता, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी नाक के नीचे होता है। दूसरा यह है कि दुश्मन यह ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि रात के अंधेरे में हिमनदी के नीचे से तैरकर इंसान दूसरे तट पर आ सकता है। माँ, यह समूची कार्यवाही 3:30-4 बजे तक हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारी ब्रिगेड आगे बढ़ेगी और समूची घाटी पर कब्जा कर लेगी। मैं जानता हूँ कि काम खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं कामयाबी हासिल करके रहूँगा और इतिहास में अपना नाम सुरक्षित कर दूँगा। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 देखें।